आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वक्फ करने के लिए 5 साल तक इस्लाम फॉलो करना जरूरी नहीं। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर कांग्रेस हमलावर, कहा 1050 एकड़ जमीन ₹1 सालाना पर गौतम अडानी को सौंप दी। पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे राहुल गांधी, डूबी फसलें, टूटे घर देखे। यूट्यूबर से मारपीट का मामला, भाजपा के मंत्री जीवेश मिश्रा पर एफआईआर कराने पहुंचे तेजस्वी यादव। जेएनजीज आंदोलन की बड़ी कीमत चुका रहा नेपाल, हुआ अरबों का नुकसान, 10,000 से ज्यादा की गई नौकरी। अब समाचार विस्तार से। वक्फ संशोधन कानून मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में वक्फ करने के लिए 5 साल इस्लाम का पालन करने की शर्त पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि कुछ सेक्शन को लेकर अधिक विवाद है। हमने पुराने एक्ट्स को भी देखा है। कोर्ट ने कहा कि पूरे कानून को स्टे करने का कोई आधार नहीं है। वक्फ को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या फैसला है और क्या कुछ कहना चाहिए? जी हाँ, काफी दिनों से इसका इंतजार था। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके जो कुछ सेक्शंस को लेके जो चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जरिए कई पक्षकारों ने, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज इंटरिम रिलीफ दिया है। देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी। भारत सरकार जब से मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का गठन हुआ है, उन्होंने हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने के प्रयास किए हैं। और जो एक पुरानी परंपराएं चली आ रही थी या पुराने मसले जो पेंडिंग थे, जिसको लोग हाथ लगाते हुए भी डरते थे कि नहीं वोट की पॉलिटिक्स की तहत, कि नहीं इसको छेड़ेंगे तो कोई हमारे वोटों पर फर्क ना पड़ जाए, मोदी जी ने बिल्कुल खुले दिल से तमाम पुरानी बुराइयों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। और उसी के क्रम में ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, क्योंकि सारी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वक्फ के मामलात को लेकर के किस तरीके से करप्शंस हैं, किस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी को खुट-बुट किया गया पिछले 50 सालों के अंदर। उसी को बुनियाद बना करके वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। लेकिन लोगों को कुछ शंकाएं थी, कुछ शको शुबा था, जिसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट मूव हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि पूरे एक्ट को स्टे करने का आधार नहीं है। जो लोग कहते थे ना, जो लोग गुमराह कर रहे थे कि साहब पूरा एक्ट ही खतरनाक है और पूरा एक्ट इनवैलिड है, गैर कानूनी है, फला आर्टिकल के खिलाफ है, फला आर्टिकल के खिलाफ है, तो वो चीजें तो बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल, मैंने अभी लोगों के बयान सुने, मुझे तो दोनों पक्ष ही संतुष्ट नजर आए आज के जजमेंट से, जो इंटरिम रिलीफ दिया गया है। कुछ सेक्शंस हैं जिसमें जो 5 साल का मुसलमान होना अनिवार्य था, उसको लेकर के कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि जब तक कोई रूल या स्कीम फ्रेम नहीं कर ली जाती, जब तक के लिए उसको स्टे रखा जाएगा। दूसरा वक्फ बाय यूजर का था, जिसमें कलेक्टर को फाइनल अथॉरिटी करार दे दिया गया था। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला जो रूल है, कि जो जुडिशियल पावर हैं या वक्फ ट्रिब्यूनल के पावर हैं, वो एग्जीक्यूटिव तौर पे नहीं दिए जा सकते। तो कलेक्टर के जो आदेश होंगे उसको चैलेंज किया जा सकता है वक्फ ट्रिब्यूनल में और हाईकोर्ट तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस दौरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में वोट चोरी का बंदोबस्त तो बैठाया जा रहा है, लेकिन अगर वोट चोरी से काम ना चले तो जाते जाते गौतम अडानी को सारी चीजें सौंप रहे हैं। पवन खेरा ने कहा कि बिहार में भागलपुर के पीरपैंती में 10 लाख पेड़, 1050 एकड़ जमीन राष्ट्र सेठ गौतम अडानी को पावर प्लांट लगाने के लिए ₹1 प्रति वर्ष पर 33 साल के लिए दे दी गई है। जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जा रहे हैं, तब वहां के ग्रामीणों को नजरबंद कर दिया गया है ताकि वो धरना न दे सके। वोट चोरी का बंदोबस्त तो बैठाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी भी सड़कों पर हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, इंडिया अलायंस सड़कों पर है। तो हो सकता है वोट चोरी ना हो पाए, हम होने भी नहीं देंगे। तो गौतम भाई को जाते जाते 1050 एकड़ जमीन दे दी जाए, यह निर्णय लिया गया। यह 2400 मेगावाट का, यानी कि 21,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो बजट में, केंद्रीय बजट में भी इसकी घोषणा हुई थी। तब यह नहीं बताया गया था कि निजी कंपनी द्वारा कराया जाएगा, तब यह कहा गया था कि भाई सरकार एक पावर प्लांट वहां स्थापित करेगी। उसके बाद सरकार ने बोला भाई वायबल नहीं है, सरकार तो नहीं करेगी। ठीक है, सरकार का डिसीजन है। उन्होंने
प्राइवेटाइज कर दिया इस पूरे प्रोजेक्ट को कि साहब प्राइवेट पार्टी करेगी। बिडिंग हुई, बिडिंग में गौतम अदानी को मिला। आप हैरान तो नहीं हुए होंगे, मैं भी हैरान नहीं हुआ, गौतम भाई भी हैरान नहीं हुए होंगे, और जिनको नहीं मिला वो भी हैरान नहीं हुए। कहानी यहां नहीं खत्म होती। कहानी सिर्फ पेड़ों की नहीं है, कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, कहानी सिर्फ ये रोते हुए किसानों की नहीं है। कहानी ये है कि बिहार की जमीन पर बिहार के पैसे से बना हुआ प्लांट, बिहार के कोयले से बनी हुई बिजली बिहार के लोगों को 6 रुपए प्रति यूनिट में बेची जाएगी। यानी कि मेरी और आपकी चमड़ी उतार के, उसका जूता बना के मुझे वापस बेचा जा रहा है, आपको वापस बेचा जा रहा है। ये वो कहानी। लूट, लूटने के बाद डबल लूट, ये सब प्रधानमंत्री के दोस्त होने का उनको लाभ मिल रहा है। सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ। ये हो रहा है बिहार में। मौसम विभाग की ओर से महाराष्ट्र के करीब 7 जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, सिंधुदुर्ग, धुले और रत्नागिरी शामिल हैं, जहां बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज लोगों को सावधानी बरतनी होगी। बारिश थम नहीं रही है, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था कि वो किसानों का ऋण माफ़ करेंगे। और अब महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री कह रहे कि जब समय ठीक होगा तब करेंगे। मुझे बड़ी विनम्रता से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कहना है, उन्हीं की लाइन है, यही समय है, सही समय है। तो यही समय है, ये ऋण माफ़ करना ही चाहिए और अगर ये सरकार माफ़ नहीं करेगी तो हम और आंदोलन के लिए और इसको ताकत दे के लड़ेंगे सरकार के खिलाफ। कल एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जहां तक इस क्रिकेट मैच का सवाल है और ये भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय खेल नहीं है, अगर भारत एशिया कप में नहीं खेलता है तो भारत बाहर हो जाएगा। ओलंपिक और एशिया कप पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। ये जो इसका सोच है अपोजिशन पार्टी का हर समय राजनीति करने का, वो ठीक नहीं है। और जहाँ तक ये जो क्रिकेट खेला है, ये पाकिस्तान इंडिया का बायलैटरल खेल नहीं है, एशिया कप है। उसमें अगर इंडिया नहीं खेलेंगे तो इंडिया ऐसे आउट हो जाएगा। और ओलंपिक्स, एशिया कप पाकिस्तान के लिए नहीं होता है, वो पूरा देशों के लिए होता है। पाकिस्तान का साथ तो भारत ने कोई मैच खेला ही नहीं है, कोई बायलैटरल पाकिस्तान में भी गया नहीं है, पाकिस्तान को अलग से बुलाया नहीं है। ये जैसे कि ओलंपिक्स में अगर किसी देश से हमारे दुश्मनी है, उसका वजह से हम ओलंपिक नहीं जाएंगे तो नुकसान किसका होगा। तो इसलिए इसको समझना है, सेंटीमेंट सही है, लेकिन सेंटीमेंट के पीछे जो एक रैशनल थिंकिंग होना चाहिए कि भारत अलग से कहाँ पाकिस्तान के साथ बायलैटरल मैच खेल रहा है। लेकिन ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, एशिया कप, इस तरह का जो टूर्नामेंट होता है वो बहुराष्ट्र होते हैं, वो मल्टीलेटरल होते हैं, सारा राष्ट्र मिलकर खेलते हैं उसमें, वो अलग से पाकिस्तान इंडिया का खेल नहीं है। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये परंपरा रही है कि वर्तमान की समस्याओं और उनकी सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए इतिहास का सहारा लिया जाए। पूरा देश जान चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी की वर्तमान की समस्याओं का निवारण करने की कोई मंशा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ये परंपरा रही है कि वर्तमान के समस्याओं को छुपाने के लिए और उनके सरकारों की विफलताओं को छुपाने के लिए वे इतिहास का सहारा करते हैं और पंडित नेहरू पर निर्भर रहते हैं। पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से असम में, तिनसुकिया में हजारों के तादाद में लोग बाहर आकर प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वायदा एसटी स्टेटस का, लेकिन उनको जवाब देने के लिए कुछ था नहीं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिर प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित नेहरू का सहारा लिया। तो अब देश जान चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास वर्तमान के समस्याओं को समाधान करने के लिए कोई उनका इच्छा नहीं है, कोई मंशा नहीं है। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी आज पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। सुबह करीब 9:30 बजे श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां से
गांव अजनाला के लिए रवाना हुए। इसके बाद बाढ़ प्रभावित रामदास के घोनेवाल और मच्छीवाल दौरा किया। यहां उन्होंने पानी में डूबी फसलें और टूटे हुए घर देखे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से बातचीत की और मदद का भरोसा दिया। आपके अमृतसर पहुंचे और उनके दौरे को आप कैसे देखते? देखो, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, क्योंकि एक्चुअली जब एक स्टेट का सीएम डिफरेंट हो तो हमारे लिए हमारा लीडर तो सबसे बड़े लीडर तो राहुल गांधी जी हैं। तो उनकी इंस्ट्रक्शंस तो पहले आती रही और उनका एक हुक्म जो मुंह से निकला वो नहीं निकला कि और कुछ बात करें। उन्होंने यही कहा, सेवा करते रहो। So that means he knows कि सेवा करो और सेवा करते रहो। So that is a very positive thing. तो I think ground level पे जो हम काम कर रहे हैं, it is being it will motivate the rest of the people who are sitting at home. कि जिनको लगता है कि वो इफेक्ट नहीं हो, कि वो घर बैठ के आराम से एंजॉय चिल कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, फिर दिस इज नॉट द टाइम टू पार्टी। तुम्हारा आधा पंजाब डूबा हुआ है, तुम छोड़ो पार्टीज को। उसकी जगह हमने 7 टीमें लगाई हुई हैं। तुम ब्लैंकेट्स लो, शीट्स लो, आगे मेडिकल के कैंप्स आप देखोगे हम हर जगह लगाएंगे। सारे एनआरआई से बात हुई है, वो कुलवंत जी आ गए हैं, ऑलरेडी पहुंच गए हैं। सो ये बहुत बड़ी एक मोटिवेशन आई थिंक होगी, बिकॉज व्हेन यू आर बीइंग नोटिस्ड बाय अ सीनियर लीडर, सो इट गिव्स यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू वर्क मोर। राइट, यू नो मैम, जस्ट वांट टू नो कि इस पूरे हड़ प्रभावित दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सिद्धू साहब सानू किते नजर नहीं आ रहे कि देखो उनकी रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ। उनके थोड़े से ऑलरेडी पहले के कमिटेड वो थे और वो मतलब नेचुरली उनका अपनी तरह से एक चल रहा है, क्योंकि मैंने शुरू से कहा था उनको एक फाउंडेशन अपनी कर लो। हम जो हमें पैसे ऑफर करता है हम किसी न किसी फाउंडेशन पे डाल रहे हैं। तो अपनी फाउंडेशन होती तो शायद आपको हम खुल के दिखते, पर उनसे जो काम हो रहा है, यूवी को फोन किया, सबको फोन किया, हरभजन को फोन किया कि आप जितना, और वो आपने देखा वो समाना है अभी। और संत लोग भी सरहाली वाले संतों ने उन्होंने सिर्फ हमारा नाम लिया, वो सबकी सेवा नहीं ले रहे, तो वो कम बंदों की सेवा ले रहे हैं। उनको पता है कि ये लोग दिल से आए हैं। मैडम, राजनीतिक लोग जो इस समय एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्या उनको बताना चाहेंगे कि इन बातों को छोड़कर पंजाब की दुख की घड़ी में सभी को एक साथ होना चाहिए? मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि ये समय ही नहीं, ये ना लोग समझते नहीं है, ये सोचते हैं ऐसे करने से, चलाकियां चुस्तियां करने से कुछ मिल जाता है। राष्ट्रीय राजधानी के कैंट थाना क्षेत्र के धौलाकुआं इलाके में बीएमडब्ल्यू कार और बाइक की टक्कर में वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की मौत हो गई और उनकी पत्नी और कार चला रही महिला और उसका कारोबारी पति घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी महिला कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कार व बाइक को जब्त कर लिया गया है। कल हमारे पास 2:20 के अराउंड एक कॉल आती है, 2 से 3 कॉल आती हैं कि ट्रैफिक जाम है धौलाकुआं के आसपास। तो हमारा जो थाने का और जो चौकी का स्टाफ है वो वहाँ पे रश करता है उसको क्लियर कराने के लिए। बट इन्फॉर्मेशन वहाँ जाके ये मिलती है कि एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी और एक बाइक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। 1-2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस से ये पता चलता है कि उनको ऑलरेडी जो सस्पेक्ट हैं इस केस के अंदर, जो एक्यूज्ड है हमारे, वो ऑलरेडी एक टैक्सी में बैठा के किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर गए हैं। इन द मीनवाइल हमारा जितना भी स्टाफ होता है वो सीसीटीवी फुटेज को वेरीफाई करता है। जो क्राइम टीम है और जो मोबाइल टीम है वो साइट इंस्पेक्शन और व्हीकल इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पे विजिट करती है। तब तक फिर 4:20 के अराउंड हमारे पास एक और कॉल आती है, जीटीबी में एक हॉस्पिटल है वहाँ से, कि एक्सीडेंट का एक केस जो दिल्ली कैंट का है वो उनके पास रिसीव हुआ है। तो उस पर हम आगे की जितनी भी अपनी कार्रवाई है फिर वहाँ जाके करते हैं। तो यही अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और एफआईआर इस केस के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर, रीजन ऑफ एक्सीडेंट क्या रहा? क्या ये दोनों जो ये ड्रंक थे और आखिर क्यों कंट्रोल जो है उससे बाहर हो गई गाड़ी? ये तो वैसे अभी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ही है, ऐसा तो अभी कुछ पता नहीं है। बिकॉज जो एक्यूज या सस्पेक्ट जो है हमारे केस के अंदर वो भी हॉस्पिटल में ही अभी एडमिट हैं। जो भी उनकी हॉस्पिटल में उनका केयर करी जा रही है उसके बाद हमें आइडेंटिफाई होगा, जो इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव पर कहा कि एनएसयूआई के चारों उम्मीदवार अच्छे वोटों से जीतेंगे। यहाँ नौजवानों की आवाज़ का बहुत महत्व है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी छात्र मतदाता अपना समर्थन हमारे सभी छात्र उम्मीदवारों को देंगे और हमारे चारों उम्मीदवार बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीतेंगे। सभी जानते हैं कि मुद्दे क्या हैं और देश में क्या चल रहा है। सभी के जहन में नौजवानों और रोजगार को लेकर बहुत बड़े सवाल हैं। सभी लोग उस विचारधारा के साथ हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व करती है। एनएसयूआई का उसके चारों उम्मीदवार अच्छे वोट से जीतेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर नौजवानों की जो आवाज़ है उसका बहुत महत्व है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सारे छात्र जो मतदाता हैं
वो अपना मत और समर्थन हमारे एनएसयूआई के पैनल को देंगे और चारों के चारों हमारे उम्मीदवार अच्छे बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। क्या कुछ मुद्दे हैं यूथ के जो यहाँ पर है, बड़े मुद्दे हैं? देखिए, ये बड़ा जागरूक कैंपस है, सब यहाँ पर जानते हैं कि मुद्दे क्या हैं, देश में क्या चल रहा है, कौन सा दल किस पार्टी का क्या स्टैंड है, और जो सरकारें हैं चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, सब जानते हैं कि बीजेपी की क्या परफॉर्मेंस रही है। सबके जहन में सवाल हैं नौजवानों को लेकर, रोजगार को लेकर। जो माहौल बना है, देश में लोग बदलाव चाह रहे हैं और यूनिवर्सिटी कैंपस से जब आज निकलेगी वो बहुत दूर तक जाती है। आपको लग रहा है कि इस बार अच्छा रिजल्ट रहेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि एनएसयूआई का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा और यहाँ पर जो माहौल है अक्रॉस कम्युनिटीज, अक्रॉस जेंडर, सब लोग मिलकर उस विचारधारा के साथ हैं जो देश को रिप्रेजेंट करती है और एनएसयूआई के चारों जो उम्मीदवार हैं वो अच्छे बहुमत से जीत के जाएंगे। यहाँ भाजपा के मंत्री और जाले से पार्टी के विधायक जीवेश मिश्रा पर एक यूट्यूबर ने मारपीट का आरोप लगाया है। इस मामले में आज तेजस्वी यादव पीड़ित यूट्यूबर को लेकर दरभंगा के सिंहवाड़ा थाने पहुंचे। उन्होंने जीवेश मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो चक्का जाम होगा। इससे पहले पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के शहरी विकास मंत्री जीवेश मिश्रा पर लगे आरोपों का जिक्र किया। दरभंगा में हम लोग जो है एफआईआर हम लोगों ने कराया है, लेकिन आप जान रहे हैं, आप सोच सकते हैं, अराजकता इस हिसाब से फैली हुई है कि अब नेता विरोधी दल को जाकर के एफआईआर कराना पड़ रहा है। ये स्थिति बनी है। ऊपर से लोग खाली आदेश लेते हैं, देने वाले वही लोग हैं जो बेईमान लोग हैं। आप समझिए 2005 से पहले तो ये नहीं होता था जिस हिसाब से पत्रकारों को गाली देकर के पीटा जा रहा है। और अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, गाड़ी में घसीट के अंदर बैठाने की कोशिश कराई गई, लात घूसे मारे गए, मां बहनों की गालियां दी गई। ये कौन दे रहा है? संवैधानिक पद पे बैठा हुआ भाजपा का मंत्री। ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री इन्होंने बना रखा है, गुंडों को, जो दवा चोरी के इंजाम थी इन पर और कोर्ट से साबित भी हो गया, कोर्ट ने सजा भी सुनाई। वैसे लोग मंत्री हैं तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे लोग क्या बिहार का भला करेंगे? बिहार के पूर्णिया में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी कुछ ही देर में पूर्णिया एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहां पर 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। उनके इस दौरे से पहले राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस अवसर पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी है। अच्छा, आपने कभी किसी वादे को केंद्र सरकार का देखा आपने? यह एक संघर्ष थी पूर्णिया सीमांचल कोसी की, एक जनून था, एक जीत था, और यह क्षमता पूर्णिया के जनता के भीतर ही है और उस संकल्प के साथ हम आगे बढ़े थे। हम लोगों ने सपना देखा था, एक उम्मीद, और उस विश्वास पर खड़े थे। हमारे संघर्ष की जीत है। यह करोड़ों पूर्णिया सीमांचल कोसी के लोगों को समर्पण है। ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। चुनाव के पहले एक वादे नहीं थे, 5-5 वादे मैंने पूरे किए। 20 साल बनाम 1 साल। 1 साल के अंदर हमने अपने सभी वादे पूरे किए, चाहे वो पूर्णिया एयरपोर्ट, चाहे वो वंदे भारत, चाहे कोई ट्रेन, चाहे नई रेलवे लाइन का शुभारंभ, एक्सप्रेसवे, कई 4 लेन, हर ब्लॉक को अपने निजी कोच से एम्बुलेंस, सरकार के सहयोग के लिए धन्यवाद। 1 साल के पहले पूर्णिया एयरपोर्ट का एक कोई जमीन तक हम अधिग्रहण नहीं कर पाए थे, उम्मीद भी नहीं थी दूर दूर की। कई बार अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया एयरपोर्ट का जिक्र कर चुके थे कि चालू हो गया। बिहार में और भी एयरपोर्ट थे, भागलपुर, रक्सौल, मुजफ्फरपुर। बिहार में
क्या कारण है कि अभी तक एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी? अन्य जगहों पर बनी है, बिहार में नहीं बनी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम नहीं बना। एक नाला बनाने की क्षमता नहीं हो जिस बिहार में 16 साल के अंदर। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जी ने तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना को मांगा था, दे पाए। नेपाल में बीते दिनों हुए विरोध प्रदर्शन ने देश की आर्थिक स्थिति को करारा झटका दिया है। जनजीत आंदोलन से हुई हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ के कारण अरबों का नुकसान हुआ है। करीब 10,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं और दरबार स्क्वायर, पोखरा, भैरवा और चितवन जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल खाली पड़ चुके हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आने वालों की संख्या भी तेजी से घटी है। नेपाल का मौजूदा वक्त आमतौर पर पर्यटक सीजन का होता है, जहां बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं। बड़ी संख्या में प्रवासी इस दौरान अपने देश लौटते हैं और स्थानीय व्यापार को मजबूत करते हैं। इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। हालांकि इस बार ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है जेनजीज आंदोलन। माना जा रहा है कि काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक आंदोलन से नेपाल की अर्थव्यवस्था को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो देश की 1.5 साल की बजट राशि का बराबर है। सरकारी और निजी बुनियादी ढांचे को भी भारी क्षति पहुंची है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इस वर्ष आर्थिक वृद्धि की दर 1% से नीचे जा सकती है। साथ ही आगामी चुनाव के चलते सरकार पर 30 अरब रुपए का आर्थिक बोझ भी पड़ सकता है। नेपाल के बड़े व्यापारिक समूह और करदाता भी इस संकट की चपेट में आए हुए हैं। भटभटेनी क्षति हुई है। होटल एसोसिएशन नेपाल के मुताबिक होटल व्यवसाय को लगभग 25 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि ऑटो सेक्टर ने करीब 15 अरब रुपए की क्षति का अनुमान लगाया है। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।